नमस्कार दोस्तों, देव मूवी एग्ज़ाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों जैसे शासकीय चिन्ह, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पशु तथा राज्य पक्षी व अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये सभी चिन्ह न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। शासकीय कार्यों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें राज्य चिन्ह कहते हैं। शासकीय कार्य यानी सरकारी कार्य में प्रयोग होता है। शासकीय कार्यों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें राज्य चिन्ह कहते हैं। शासकीय कार्य यानी सरकारी कार्य में प्रयोग होता है। जो हमारा राज्य चिन्ह है वह हीरे का आकार का है तथा समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा तो। और बीच वाली चोटी होती है जो सबसे ऊंची दिखाई देती है, जिस पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। जो अशोक की लाट है उसके नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। जो ये सत्यमेव जयते है वह मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद है उनमें से एक है मुंडोकोपनिषद, उससे लिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग से दिखाया गया है। जो 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं, कभी देखना आपको ये हमारा ऐसा होगा। कुछ आपको दिखाऊं तो मैं, एक मिनट। हमारा राज्य चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। ये हो गया, ये बीच वाली बड़ी है, फिर ये है। इस पर 4 जलधाराएं ऐसी हैं और इस बीच वाला जो बड़ा वाला है इसमें अशोक की लाट अंकित है। आपने देखा होगा, यही हमारा राज्य चिन्ह है। तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये 4 जलधाराएं हैं, 1 2 3 4, एक गंगा है, एक यमुना, एक रामगंगा और एक काली गंगा दर्शाती है। और जो हमारे राज्य चिन्ह में कलर दिखाए गए हैं, 3 प्रकार के कलर हैं, लाल, श्वेत और नीला। इसमें से लाल जो हमारा शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। जब हमारा राज्य बना नहीं था उसके लिए हमारे लोगों द्वारा बहुत से आंदोलन किए गए, जिनमें कई लोग शहीद हुए, तो उनके रक्त का प्रतीक है वो लाल रंग। श्वेत रंग श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय पृथ्वी वाले उत्तराखंड वासियों के प्रतीक है। शांति प्रिय यानी हम आमतौर पर माना जाता है कि उत्तराखंड लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, इसलिए उसका मतलब है यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त होते हैं। जितने भी सरकारी काम हैं उन सबों में लगभग ये चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। कभी भी आप ध्यान से देखना, जो भी सरकारी कुछ भी कागज हो तो उसमें आपको ये प्रतीक चिन्ह जरूर दिखाई देता होगा। उत्तराखंडी प्रतीक चिन्ह, जो ये उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक है, इसके लेखक जगमोहन रौतेला जी हैं। तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या पता अगले में आ जाए, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य व 11वां हिमालयी राज्य है, ये तो शायद आपको पता ही होगा। तो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सर्वप्रथम अप्रैल 2001 में किया गया, क्योंकि उत्तराखंड ही 2009 नवंबर 2000 को बना है, तो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण भी अप्रैल 2001 तक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं हम उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में पढ़ते हैं। ये 4,800 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट कहते हैं। सम्राट यानी बेताज बादशाह, बादशाह भी कह सकते हैं। सम्राट यानी जो सबसे उच्च हो पुष्पों में, और कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम में से स्थानीय लोग इसका नाम कौलपदम कहते हैं, तथा स्थानीय नाम इसका कौलपदम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अब फिल्डा है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। जो कुल है इसका वो एस्टेरेसी कुल है। ठीक है,
नोट। जबकि जो एरिकैसी कुल का है वह ब्रांस वृक्ष है। ठीक है, ब्रांस वृक्ष का कुल कौन सा है? एरिकैसी कुल का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे नोट लिख के आपके लिए कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती। ये उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 24 प्रजाति वाला क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखिएगा। इसके खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक है माना जाता है। और इसकी ऊंचाई, जो ये ब्रह्म कमल होता है, ये कमल होता है, ये इसकी ऊंचाई, जो ये ऊंचाई होती है, ये लगभग 70 से 80 मीटर तक सेंटीमीटर तक होती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। सुगंधित पुष्प कहा गया, जो महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है, और उसमें से क्या सुगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो केदारनाथ मंदिर है, उसमें जो भगवान शिव की पृष्ठभाग की पूजा होती है ना, आपको पता होगा। तो वो भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है, तो उसमें भगवान शिव को इसे चढ़ाया जाता है, फिर इसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। ठीक है, और इसके अन्य उपयोग भी हैं। तो इसके जड़ों को पीसकर हड्डियों के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और उत्तराखंड में फीन कमल, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर फील कमल पाया जाता है। ये ब्रह्म कमल का ही एक रूप है, फीन कमल। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में गलगल तथा नेपाल में टोगोल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचते हैं राज्य पक्षी मोनाल पर। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा। तो ये पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आमतौर पर आपको पता ही होगा कि ये कम ऊंचाई पर दिखने को मिल जाता है, आपने देखा भी होगा, शायद आप पहचानते नहीं होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम लोपोफोरस इम्पीजेंस है। अगर आपको वैज्ञानिक नाम याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक ट्रिक दे दूंगा आपको शॉर्ट में। तो बता दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, लास्ट में पूरा देखने के बाद। लोफोवरस इम्पिजेंस है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, तो इसको याद रखिएगा। मोनाल जो होती है वो मादा होती है। तो मोनाल का ही नर जो होता है उसको डफिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मोनाल अगर आ गया तो कभी मोनाल क्या होती है, तो मादा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। हिमालयन मयूर कहा जाता है। मयूर यानी मोर, मतलब हिमालय का मोर किसे कहा जाता है? मोनाल को, इसलिए इसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम मन्याल या मोनाल भी है। इसकी पूंछ का रंग हरा होता है, ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बनता है बार बार पेपरों में। इसका प्रिय भोजन आलू है, और तथा आलू की फसल को ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। खाता तो खाता ही है, प्लस बर्बाद भी कर जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाता है। जहाँ आलू होते हैं, जहाँ ये पाया जाता है, तो वहाँ के लोग समझ सकते हैं। और ये चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देता है। ठीक है, ये घोंसला नहीं बनाता है, ये रहता ही चट्टानों या पेड़ छेदों में रहता है, ये वैसे घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट बनता है। आगे देखिए, इसे हिमालयी पक्षियों का सिरमौर, इसे का सिरमौर यानी प्रमुख कहा जाता है। जो हिमालय पक्षियों में टॉप का पक्षी होता है ना, वही है ये। ठीक है, 1972 में इसे संरक्षित पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि इनकी लोगों द्वारा इनका शिकार किया जाना और भी अन्य कारणों से इनकी संख्या में बहुत कमी आ रही थी, तो जिसके कारण इनका संरक्षण करना जरूरी था। तो इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें भी संरक्षित पक्षी घोषित किया गया। सर्वप्रथम उत्तराखंड सरकार द्वारा इसकी 2008 में गणना की गई। राज्य में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में इसे सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलगिरी और नेपाल में डंगन कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यह उत्तराखंड के का राज्य पशु होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन। ये उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है ही है, साथ में हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है तथा नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पशु हो गया, इसको पक्षी कर लेना, थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो जाती हैं इतना बहुत, बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मुझे टाइम लग गया था इसमें बनाने में। यह असम, जम्मू कश्मीर और नेपाल में कई अन्य जगहों में भी पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग है और ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस कैसोगास्टर है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम याद कर लेना सबके। ठीक है, इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। इसके उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी जरूर याद रखना कि पशु या पक्षी की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, जो भी पढ़ाऊंगा मैं, याद रखना। ठीक है, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका पेरी भोजन केदारपाती होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, केदारपाती वाला। इसका रंग भूरा, साथ में काले नीले धब्बे पाए जाते हैं इसमें। इसकी विशेषता ये थी कि तेज सूंघता, बहुत तेज सूंघता है और इसकी सुनने की शक्ति भी तेज होती है। जैसे ही कुछ हलचल होती है तो तुरंत भाग जाता है। और ये सूंघने की, दूर से ही सूंघ लेता है कि आस पास क्या है, सूंघने। इसकी सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत भी होते हैं। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, ज़्यादा नहीं होती। और ये गर्भधारण 6 माह में गर्भधारण कर लेता है, 6 महीने में। जो कस्तूरी होता है वह केवल नर कस्तूरी में ही पाया जाता है। कस्तूरी होता है जो नर में ही पाया जाता है। कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंध वाला जटिल रसायन पदार्थ है। ये रसायन पदार्थ होता है जो बहुत से उपचार या लाभदायक है। इसलिए इसे 3 साल की, ये केवल 3 साल के अंतराल में निकाला जाता है। ये केवल एक बार में 30 से 45 ग्राम निकलता है। हम 3 साल बाद निकालते हैं, वो भी कितना निकलता है? 30 से 45 ग्राम। ठीक है, इस कस्तूरी मुर्गी के भी शिकार और इनके संरक्षण नहीं होने के कारण इनकी संख्या भी कहीं कम होने लगी। इसलिए उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए काम किया। पहले तो उत्तराखंड सरकार नहीं थी, पहले तो हम यूपी में आते थे। तो सबसे पहले भारत सरकार ने कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की, जो 1972 में की गई। ये स्थित है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत स्थित है, जो चमोली व रुद्रप्रयाग में। इसका क्षेत्रफल 967.2 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा, ये सभी इंपोर्टेंट है। इनका सन पूछ लिया जाता है। और मेहरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये 1977 में, यह है बागेश्वर में अनुसंधान केंद्र है ये। ठीक है, कस्तूरी मृग की को बढ़ाने के लिए कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में की गई। स्थित है काचुला खार्क में। ठीक है, काचुला करके जो चमोली में। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर एक अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई 1986 में। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहीं पाए जाते हैं? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसको याद क्या करना है? यहाँ 72 है, फिर 5 बढ़ाना 77, फिर 5 बढ़ाना 78, फिर 4 बढ़ाना 5 5 5 बढ़ाओ, और फिर लास्ट में 4 बढ़ाओ। 72, 77, 82, 86, बस इतना ही तो याद करना है। सरल है, मैंने तो ऐसे ही याद किया है। राज्य वृक्ष ब्रांस, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष ब्रांस में पहुंचते हैं। यह बहुत नीचे तक पाया जाता है। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी कितनी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में इसकी 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये केवल पर्वतीय वृक्ष है, ये केवल पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में आपको नहीं मिलने को मिलेगा ये देखने को। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये एरी कैसिकुल का है। ठीक है, और इसका रंग क्या होता है? चटक लाल होता है। 11,000 फीट की ऊपर ऊंचाई पर यह, इसका कलर सफेद रंग का हो जाता है। जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो बुरांश पाए जाते हैं, ठीक है, वृक्ष बुरांश के पाए जाते हैं, उसका कलर सफेद रंग का होता है। ठीक है, खिलने का समय इसका फरवरी से अप्रैल के बीच। ठंड जाती है, गर्मी आती है, उसके बीच में होता है इसके खिलने का समय। पुराना जो फूल होता है उसकी बात करें, इससे इसके फूल से जो बनने वाला जूस है, उसको हृदय रोग के लिए उपयुक्त माना जाता है, और इसके फूलों के रंग भी बनाया जाता है। ठीक है, नेपाल में बुरांस को गुरांस कहते हैं, और ये कहाँ का राष्ट्रीय पुष्प भी है। आ गया तो याद रखना कि बुरांस कहाँ का राष्ट्रीय पुष्प भी है, तो ये है कहाँ का? नेपाल का। इसे संरक्षित वृक्ष घोषित 1974 में किया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखने का कि संरक्षण वृक्ष घोषित। जो जो मैं पॉइंट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। यह सदाबहार वृक्ष है और इसकी लकड़ी क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है, इसके पुष्पों में क्या पाया जाता है? मिथेनॉल। याद रखना, ये अभी तक आया नहीं है, आने की से कि उसके कि बुरांस के वृक्षों में क्या पाया जाता है। तो आप याद रखना कि उसके वृक्षों में मिथेनॉल पाया जाता है, और जो डायबिटीज के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है,
कन्नड़ भाषा में इस बुरांस को बिली कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी भी आ सकता है कि बुरांस को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है, क्योंकि आज के कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी आ सकता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम बुरांस की खोज श्रीनगर में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की तितली, जिसे कॉमन पिकॉक कहते हैं, ये उत्तराखंड राज्य की तितली है। इसे लोग मोर भी कहा जाता है, ठीक है। ये राज की तितली, इसको राज की तितली कब घोषित किया गया? 7 नवंबर 2016। कब? 7 नवंबर 2016। 2-3 बार याद करना यार। 7 नवंबर 2016, ठीक है। इसका जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है, ज़्यादा इसकी जीवन काल नहीं होता है, ये 30 से 35 दिन तक ही जिंदा रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर, ठीक है। पेपिलियो वाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नोट अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं आपको दे दूंगा। 1996 में भारत की सबसे सुंदर तितली घोषित किया गया था इसको, ठीक है। और ये लिम्का बुक में भी इसका सुंदर तितली करके इसको जिक्र मिलता है। और ये टीमरू के पेड़ पर अंडे देती है। किसके पेड़ पे? टीमरू के पेड़ पे अंडे देती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन की उत्तराखंड की राज की तितली कॉमन पिकॉक किसके पेड़ पर अंडे देती है? टीमरू के पेड़ पर अंडे देती है, ये याद रखना, ठीक है। 2016 में लच्छीवाला देहरादून में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था, ठीक है। बटरफ्लाई इसके लिए मतलब तितली वाला, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र। आप जैसे जानते हैं ढोल तो आपने सब नहीं दिखा, ये हमारा वाद्य यंत्र, ठीक है। इसे भंडारी कमेटी की सिफारिश पर 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। किसकी? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर 2015 में, ठीक है। याद रखना, कभी भी आ सकता है। उस समय हमारे ये क्वेश्चन आया नहीं है, क्या पता आ जाए। उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत। और ये भी इम्पोर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ढोल जो है वो तांबे, पीतल व चांदी धातु का बना होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा कि इनमें से कौन सा धातु ढोल में प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होना, याद रखना तांबा, पीतल व चांदी का ही प्रयोग होता है, ठीक है। लोहे का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। वह बकरी की खाल को लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जानता है, क्योंकि ये मांगलिक अवसरों पर जब बजाया जाता है ज़्यादातर, जागर वगैरह में, ये शादियों में ऐसे ही बजता है ना, इसलिए इसे मांगलिक वाद्य, मंगल वाद्य भी कहते हैं। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए इसे धुएल या धुयान ताल बजाई जाती है। कौन सी ताल बजाई जाती है? रौद्र रूप में, देवता को रौद्र रूप में व्यक्त करने के लिए धुएल या धुयाल ताल बजाई जाती है, ठीक है। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और राज्य में ढोल सागर की एकमात्र ज्ञाता उत्तम दास है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि ढोल सागर की एकमात्र ज्ञाता कौन है? उत्तम दास, ठीक है। ढोल सागर पुस्तक ढोल से संबंधित संगीत विद्या के हैं, जिसका शब्दावली संस्कृत भाषा में, ये इम्पोर्टेंट है। ढोल सागर पुस्तक तो बता दो कि ढोल से संबंधित, लेकिन ये किस भाषा में आ गया तो याद रखना कि संस्कृत भाषा में, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जैसे कि आपको पता ही होगा। इसे 11 अगस्त 2011, कब? 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया, इतना याद करें। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, इसे 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, जिसे 7 जनवरी 2010 को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई, ठीक है। याद रखना कि प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, जिसे 7 जनवरी 2010 को द्वितीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड का राज्य गीत जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन है। ये लगभग 9 मिनट का गीत है और इसे हेमंत बिष्ट द्वारा क्या लिखा गया? याद रखना, लिखा गया है इनके द्वारा, न कि गाया गया है। और इसे राज्य गीत का दर्जा 6 फरवरी 2016 को दिया गया। 6 आगे है, फिर लास्ट 6 याद रखना, 6 फरवरी 2016, ठीक है। और राजगीत चयन, जो राजगीत चयन समिति के अध्यक्ष है कि यही गाना होगा, उसकी चयन किया गया, उसकी अध्यक्ष थे कौन? लक्ष्मण सिंह बटोई, याद रखना, ये भी आ सकता है, लक्ष्मण सिंह बटोई। जबकि राज्य गीत में आवाज श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा बिष्ट जी ने दी है, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी जहाँ पे आ जाए वो तो इम्पोर्टेंट ही हो गया। हमारे राज्य गीत को आवाज किसने दी? कही क्या गया? नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये बांज वृक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्षों में से आता है हमारे राज्य में। यह उत्तराखंड का एक सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है में से एक है।
इस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, ठीक है। फिर उत्तराखंड का वरदान है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो काम के होते हैं गाय खिलाने, इसकी लकड़ियाँ काम की होती है, इसकी जड़ों से पानी निकलता है, इसलिए इसे उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। इसके बहुत ही जरूरी है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष यानी ठंडी जगहों में पाया जाता है, ठीक है। शीतोष्ण मतलब ठंडा गर्म, ठीक है। और इसका वानस्पतिक नाम कॉर्कस ल्यूकोटाइकोफोर, ठीक है। कॉर्कस ल्यूकोटाइकोफोर है, ठीक है। अन्य नाम शिव की जटा भी कहा जाता है इसका नाम। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां, उत्तराखंड में 5 प्रजातियां हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस 5 प्रजातियों में सफेद, हरा, भूरा, फ्लाइंट और रियांज है, ठीक है। याद रखिएगा। तो आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे छोड़ता हूँ। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि नया चैनल है। तो अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और वो करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, इसलिए ज़रूर करें। और आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप बताइएगा कि आगे कौन से टॉपिक कवर करूँ जिससे आपको मदद हो रही। आप कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक करो तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।